डॉक्टर रितेश मलिक एक मल्टी करोड़पति है। आई हेट इंट्रोड्यूसिंग हिम लाइक दैट क्योंकि एक्चुअली ये एक जीनियस है। ये एक पॉलीमैथ है जिनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। बट अबव ऑल ये इंडिया की स्टार्टअप कम्युनिटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग दी है। ये मुझे खुद मेंटरिंग देते हैं। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है आज का टीआरएस हिंदी एपिसोड। फैमिली के साथ देखिए, कजिन्स में स्प्रेड कीजिए, दोस्तों में स्प्रेड कीजिए ये एपिसोड। ये एक नॉलेज की बॉम्ब है इस एपिसोड में। डॉक्टर रितेश मलिक ऑन द रणवीर शो। शार्क टैंक का जमाना चल रहा है। शार्क टैंक सीजन ऑन हो चुका है। पर आई फील शार्क टैंक की वजह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज आया है इस देश में। और मुझे ये भी लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को असल में समझने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर से बात करने की जरूरत है। आज हमारे साथ है एक असली शार्क, मेरे बिजनेस मेंटर डॉक्टर रितेश मलिक। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, सुपर एक्साइटेड। आज आपसे क्या सीखेंगे हम? मुझे लगता है कि यूजुअली तो मैं सीखता हूँ टीआरएस शो से। मैं अभी भी मैं आपको बता रहा था आते हुए, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर पॉडकास्ट विद आशीष सर। सो आई थिंक इट इज अ सर्विस दैट यू आर डूइंग हम सब लोगों के लिए जिनको है ना इनफॉर्मल एजुकेशन की नीड है इस डिसरप्टिव जमाने में। आई फील कि बिजनेस अवेयरनेस जनरली बढ़ चुका है, डेफिनेटली शार्क टैंक की वजह से। आपको क्या लगता है, क्या रहा है उस शो का इम्पैक्ट इंडिया में? ग्लोबली शार्क टैंक एक बहुत बड़ा सक्सेस है। मुझे लगता है इंडिया में सीजन 1 वाज अ फिनोमिनल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट अब बच्चे को आप ये देखिए, हिंदुस्तान की जो एवरेज आबादी है उसको है ना एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप समझाओगे तब समझ में आएगा। आप उनको कोई हाई फाई शब्द बोलोगे कि वीसी ऐसा करते हैं, जैसे मैंने टैम बोला, वो शायद ये वाली बातें ना समझना चाहें। उनको एंटरटेनमेंट के जरिए आप कोई भी चीज समझाओगे तो वो समझेंगे। तो मुझे लगता है शार्क टैंक का वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि द आइडिया इज हमारे देश के अंदर 100 टायर 2 टायर 3 जो शहर हैं वहां से एंटरप्रेन्योर आना चाहिए। ये दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर अकेले कार्टेल नहीं होना चाहिए। हमारे 7 लाख गांव हैं। जिस दिन वहां से एंटरप्रेन्योर और जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्गीय एमएसएमई आने लग गया, उस दिन हमारे एमएसएमई क्या होता है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। सो जब तक वो हमारी बेस नहीं स्ट्रांग होगी, क्योंकि आज भी 76% जो हमारी एम्प्लॉयमेंट आती है वो सारी एमएसएमई से आती है। तो एमएसएमई का जो जो जैसे लिज्जत पापड़ है, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, उसको बेचना, उसके अराउंड एक अच्छी कंपनी बनाना और स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट देना और इवेंचुअली कस्टमर का ध्यान रखना और पैसा कमाना, देश के लिए पैसा कमाना। क्या आप खुद को एक बिजनेस कोच मानते हो? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बिजनेस कोचिंग देते हो इनफॉर्मली। नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को मेंटर तो किया है। हाँ, मतलब मेंटोरशिप ना बहुत लूजली डिफाइंड टर्म है। ये एक ना टू वे एक्सरसाइज है। मैं जिससे भी बात करता हूँ, मैं उनसे है ना कोशिश करता हूँ मैं सीखूं। और जो भी अपने आप को कोच कहता है, कोच इज वेरी वन साइडेड। कोच में ये होता है कि मैंने आपको कुछ कहा और आपने उसको ग्रहण किया। और कोचिंग की वजह से है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। तो आई थिंक इट इज अ टू वे स्ट्रीट। कोच से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि मैं एक स्पंज बॉब हूँ। मैं एक ऐसी चीज हूँ जहाँ पे है ना लोग अपने है ना दुख को आके प्रकट कर सकते हैं। मैं उनको सुनता हूँ और मेरे सुनने में उनको अपने ही सवालों का जवाब मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हों, जिनके साथ आप दिल की बात कर सकें और जिनके साथ आप सही सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी जिंदगी 14 साल में ये सिखाया जाता है कि प्रश्न हम पूछेंगे और जवाब आप देंगे। उल्टा हमें ना प्रश्न पूछने की जो कला है वो आनी चाहिए। आई सिंसियरली होप कि ऑडियंस ये वाला एपिसोड एंड तक देखे, स्पेशली जिन लोगों को आगे जाकर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। जब मैं 22 इयर्स का था, मुझे करना था बिजनेस, और ये पता था मुझे, बट एग्जैक्टली इसका रास्ता क्या होता है, इसकी मेंटरशिप कहाँ से मिलेगी, रेलेवेंट डेटा कहाँ से डाउनलोड होगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आई फील कि अब पूरा जमाना बदल चुका है, इंडिया बदल चुका है। आई होप कि लोग इस पॉडकास्ट से सीखे, स्पेशली एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये असलियत मुझे हाल ही में पता चली है। पर अगर किसी यंग एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर्स से पैसे चाहिए और उन्हें शार्क टैंक में एंट्री नहीं मिल रही, तो प्रोसेस क्या होता है सर? मतलब मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट का एक आइडिया है, उस आइडिया के साथ करे क्या? स्टेप 1 क्या है? मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कूल चीज है और ये किसी को भी आइडिया नहीं है। सबको लगता है कि पैसा रेस करना इंपॉर्टेंट है या मुश्किल है। पैसा रेस करना इज द इजीएस्ट थिंग इन दीस टाइम्स। उसका सिर्फ एक ही तरीका है। even though there's a recession? Absolutely, recession has nothing to do with good companies and good ideas. सबसे पहला, आप आइडिया पे पैसा मत रेस कीजिए, you will not be able to raise। लोगों को लगता है पैसा रेस करना एक एंटरप्रेन्योर का काम है, वो उसका काम नहीं है।
पैसा रेस करना एक बाय प्रोडक्ट है उसका। आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना। तो आपका और बहुत लोग कहते हैं कि हमें उसके लिए पैसा चाहिए। मैं एक चीज के लिए हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आज नो कोड के जमाने में, एमवीपीस के जमाने में 48 घंटे के अंदर आप अपना आइडिया टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को भाए, जो जिसके साथ आप फीडबैक लेने जा सको। जब आप फीडबैक कस्टमर से लोगे ना, आपको 3 चीजें होंगी। या तो आपको कस्टमर कहेगा कि यार एक काम करो, मुझे अच्छा लग रहा है ये। बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कैपेक्स बहुत ज्यादा चाहिए। 90% टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के जमाने में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले एक एमवीपी बनाना है। आप अपना सारी शिद्दत लगा दो वो एमवीपी बनाने में और कस्टमर से बात करने में। अगर आपको याद हो, हम लोग एक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे। आप जो स्टार्टअप बना रहे हैं उसमें आपका एमवीपी इतना स्ट्रांग है कि आपको इन्वेस्टर से ज्यादा आपका सारा ध्यान जाना चाहिए आपके कस्टमर पे। उसके बाद आप कस्टमर को बोलिए कि यार ये हमने बना लिया, क्या आप हमारे को कुछ पैसा एडवांस दे सकते हो? और जिस दिन कस्टमर ने आपको 5 रुपए भी दे दिया, उसके बाद जब आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे, इन्वेस्टर देखेगा कि नहीं, इनके पास ट्रैक्शन है। इन्वेस्टर को सिर्फ ट्रैक्शन चाहिए। इन्वेस्टर इज नॉट बॉदर्ड कि आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, बट ही इज बॉदर्ड कि आपका आइडिया स्टेज पे कैपिटल लेना आज की डेट में, अगर आप सेकंड टाइम फाउंडर नहीं हो, बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है आप नो कोड प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए और आप अपना प्रोडक्ट की क्लैरिटी लाके है ना कस्टमर से बात कीजिए। जितनी फाइट आप इन्वेस्टर्स को लिंक्डइन पे ईमेल करने पे कर रहे हो, आप सारी फाइट लगा दो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आई फील कि हम ऐप सेंट्रिक बातें कर रहे हैं ना यहाँ। ऐप सेंट्रिक मोस्टली क्योंकि सॉफ्टवेयर है, बट आप ये देखिए बहुत सारी जगहों पे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने जब इनोवेट चालू किया, जी। हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम एक बड़ा 5000 स्क्वायर फीट का, तो हमने क्या किया, आप ये देखिए क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1/20 कर सकते हैं एक एमवीपी बनाने के लिए? तो हमने क्या किया, एक होटल लीज पे ले लिया। 101 30 दिन के लिए लीज पे ले लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 से पौने 2 लाख में हमने पूरा कैपेक्स कर लिया और हमने इनोवेट का एक बोर्ड लगा दिया और उसको हमने भर दिया। आप ये देखिए कि क्योंकि मेरे को कोई पैसा ही नहीं देना चाहता था, फ्रॉम माई एंटायर फैमिली टू इन्वेस्टर्स, कोई पैसा नहीं देना चाहता था, क्योंकि ना मेरे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड है और डॉक्टर कोवर्किंग में क्या कर रहे हैं किसी को आइडिया नहीं था। तो आप ये देखिए हम लोगों ने ये इसको हम लोग कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एमवीपी। जो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो होगा क्या, आपका कॉस्ट ऑफ कैपेक्स बहुत कम आ जाएगा। बेसिकली आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो रही है, बिल्कुल। यानी कि जितना पैसा आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रकम कम हो जाती है। और ये एक बहुत की स्किल है लॉन्ग टर्म बिजनेस में। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये आप नहीं कर पाओगे तो शायद बिजनेस आपके लिए नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इस स्टेज में आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है और शायद यही फेज सबसे मुश्किल फेज होता है शायद। एब्सोल्युटली। अगर आपने स्टेप 1 क्रॉस कर लिया फिर बिजनेस थोड़ा थोड़ा आसान होने लगता है। और ना इन्वेस्टर का ट्रस्ट आपके ऊपर आता है, क्योंकि इन्वेस्टर आपकी एग्जीक्यूशन पे आप पे पैसा लगाता है। इन्वेस्टर फिर आपके है ना आइडिया पे, क्योंकि आइडिया ना हर इंसान के पास है। आप ये लगाइए, कहता किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा आइडिया कहाँ पे है, कहता सबसे ज्यादा आइडियाज हैं शमशान घाट में। ये वो जगहें हैं जहाँ पे इतने लोगों के आइडियाज कब्र में घुसे हुए हैं, क्योंकि उन पे कोई एक्ट नहीं कर पाता। आइडिएशन इज इजी, एग्जीक्यूशन इज हार्ड। वाओ, सबसे ज्यादा आइडिया शमशान घाट में। एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, और ना मैं एक चीज यहाँ ये कहना चाहूंगा, मैंने जेन्युइनली शादी से पहले 19 लड़कियों को प्रपोज किया। मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। मेरे को लगता है कि यार रितेश, हो सकता है कि तेरा रंग अच्छा ना हो सकता है तू बहुत ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन तेरे को एक्शन से कौन रोक रहा है? मना करना उसका काम है, तेरा काम है ट्राई करना। आई थिंक द ओनली थिंग इन दैट मैटर्स इज, I had the privilege of meeting our prime minister. I had the privilege of meeting a lot of bureaucrats, CMs, because ना I keep on writing letters to them. मना करना उनका काम है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक ये है, वो है निस्वार्थ कर्म करना continuously, and वहां से आपकी है ना you start manufacturing luck. Manufacturing luck is maths according to me, and that is showing up every day and just being at it. कोई ना बहुत बहुत ज्यादा जो परसिवरेंट लोग होते हैं ना, उनको है ना बहुत ज्यादा देर तक रोकना बड़ा मुश्किल होता है। मोदी जी से मिलके कैसा लगा? बहुत अमेजिंग। कैसे है वो इन पर्सन? बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बहुत छोटी मुलाकात थी, बट वहां पर मुझे लगा कि रितेश, जब तू मोदी जी के इतने पास आ सकता है तो दुनिया में आप क्या नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को सराउंड कीजिए उन लोगों से जो आपसे ऊपर है। आप यू स्टार्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यू स्टार्ट शेयरिंग द शोल्डर। आप ना उनका थोड़ा सा भी करिश्मा अपने ऊपर ले लेंगे ना, तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि शार्क टैंक देखना बहुत अच्छी बात है। आप शार्क टैंक तो जरूर देखिए, उसके साइड बाय साइड आप है ना दिल्ली की टिकट कीजिए
और आप अमन बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत आप अमन के घर के सामने चले जाइए, आप उसको उसके साथ सिर्फ एक सेल्फी खिंचवा लीजिए। आपकी मोटिवेशन जब आप उसको टीवी पे देखते हैं और जब आप अमन के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो उस आदमी में इतना करिश्मा है, उस आदमी में इतनी एनर्जी है, मैं उससे बात करता हूँ ना, मेरे को एनर्जी आ जाती है। तो मुझे लगता है entrepreneurship is all about sharing and exuding and taking energy from people, positive energies. Surround yourself with other Yes. entrepreneurs. अब आप ये देखिए, मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन आई मीट यू, ओ माय गॉड, अलग एक अलग दृष्टि, एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मुझे लगता है लोगों से है ना, और वो तभी हो सकता है, हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यार जूम कॉल पे कर लेंगे, जूम अच्छा है, कन्वीनियंट है, बट इन पर्सन मीटिंग का ना कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, अच्छे से नेगोशिएट करना है, आप उसको बोलिए चिंता मत करो ना, मैं फ्लाइट लेके आऊंगा, मैं आऊंगा। इन पर्सन में जो आप नेगोशिएट कर पाओगे, वो फोन और जूम पे कभी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि मोदी जी भी एंटरप्रेन्योरियल है? एब्सोल्युटली, वो स्टार्टअप की तरह देश चला रहे हैं। मतलब हमारे देश में बहुत पिछले 75 साल से बहुत सारी तकलीफें थी। आप एक-एक तकलीफ को अगर देखेंगे, वो धीमे-धीमे करके उन तक, वो कहते हैं जो बाण है, जितना पीछे खींचता है, हमें लगता है कि यार वो तो पीछे जा रहा है, क्योंकि जो लाइन होती है वो धनुष पे लगी हुई है। जब वो बाण पीछे खींच रहे हैं, वो हम रियलाइज नहीं कर रहे, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं और उसको बाद में काइनेटिक एनर्जी में डाल के जितना पीछे जाएगा उतना ज्यादा तेज तीर आगे जाएगा। तो मुझे लगता है, आई एम अ बिग बिलीवर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत भाग्य विधाता। मैं पूरी दुनिया में बड़े सारे मुल्क हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तरक्की अब रोकना बहुत मुश्किल है। जितने भी नेगेटिव्स थे, वो ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव्स हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन जिस तरीके से अब हम ग्रो करने वाले हैं, मेरे को लगता है बाय 2047, अब से 24 साल के बाद, हम बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे होंगे। और हम सबका, ये हम जो 140 करोड़ लोग हैं, हम सबकी नेटवर्थ बढ़ने वाली है, अच्छे काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जो अभी की गवर्नमेंट है, वो क्या चाहती है एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर के लिए? क्योंकि चाइना को भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की वजह से, वहाँ की इकोनॉमी की वजह से। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रही है, एंड आई एम श्योर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, यू हैव इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए अब क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी कॉलेज में शायद, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं की, उन्हें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला ये कि हर एंटरप्रेन्योर जो अब कॉलेज, और क्योंकि हम लोग खुद यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। क्योंकि कॉलेज में फॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम इतना ज्यादा डेंस नहीं है, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज और कॉलेज में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा है, तो आप एक काम कीजिए, आप चालू कर दीजिए और आप फेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी अ पार्ट ऑफ ई सेल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ई सेल पार्टिसिपेशन हार्डली 2 या 3% है। और वो भी क्यों होती है कि नहीं यार चलो ई सेल में काम करेंगे तो थोड़ी फ्री छुट्टी मिल जाएगी। ई सेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी तरकीबें लेके आ रही है। पहले तो ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेटी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और चाह रहा है कि लोकल फैब्रिकेटेड फैब लैब जो हमारे देश के अंदर, ताकि जितने भी हार्डवेयर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको है ना बहुत ज्यादा कैपेक्स लगा के रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स की जरूरत ना हो। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि किसी भी, आप ये देखिए, सिलिकॉन वैली को सिलिकॉन वैली बनने के लिए 115 साल लग गए। हमने पिछले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर एक पैरेलल सिलिकॉन वैली बना दी है इंडिया के अंदर। और आने वाले समय में जो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का सपना है वो ये है, हम भारत में प्रोडक्ट्स बनाए, भारत के लिए और दुनिया के लिए। जब हमारे आज से 15 साल पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट था जिसको हम कहते हैं टैली अकाउंटेंट, और उसके लिए यूज होता था, जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली बाहर के मुल्कों को भी बेचते थे। बट अगर आप वैसे देखें, आज पेटीएम जापान का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, जापान का सबसे बड़ा पेपे के फॉर्म में। आज जोमेटो देखिए अलग अलग देशों में जा रहा है। जिस दिन भारत, क्योंकि ये हमारे लिए ये हमारी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ाएगा। तो जिस दिन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी तक हम लोग बीपीओ का देश है, या हम लोग इनोवेशन का देश नहीं है। एक गोरा आदमी कुछ सोचता है यूएस में, वो हमारे बिग 4 जो टीसीएस और इन सबको आइडिया दे देते हैं और वो यहाँ पे कोड करके बनाते हैं। हम लोग उनके है ना, बेसिकली हम उनके है ना प्रोटोटाइप डेवलपर्स हैं। हमें इनोवेटर बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा पेटेंटिंग एंड इनोवेशन में आता है एंड ब्रांडिंग में आता है। तो जितने, और एक और चीज में आपको व्हाट डू यू मीन कि सबसे ज्यादा पैसा इनोवेशन और थिंकिंग में आता है। मतलब अगर आपने कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया तो? हाँ, आप फेसबुक का जो आइडिया है, वैल्यू उसकी ज्यादा है, आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन।
रादर देन फेसबुक की मेंटेनेंस और सर्वर मेंटेनेंस, जहां पे पैसा बहुत ज्यादा कम है, जो उनकी टीम हैदराबाद में बैठती है। अगर आप देखें गूगल का और ये एक ऐसी फाइट है जो हम लोग ADIF के थ्रू कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर 140 करोड़ में से आज 70 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, और हमारा मुल्क अलग है। यूएस के अंदर 90% लोग पहले डेस्कटॉप पे इंटरनेट यूज करते हैं, और इंडिया के अंदर 99% लोग पहले मोबाइल पे करते हैं। ये बड़ी डिफरेंट इकोनॉमीज हैं। तो मोबाइल हमारे देश की बहुत अंदर तक पेनिट्रेटेड है, और इंटरनेट की वजह से, और उसी की आज क्या वजह है आप ये देखिए, हमारा डिजी यात्रा, अगर आप हमारा डिजी लॉकर देखें, हर इंसान को अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस मिल जाएगी, और उससे आप देखिएगा इंडिया जैसी कंट्री को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क जैसे UPI है, जैसे UHIR है, इतना इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे UPI के ऊपर पेटीएम बना, ऐसे UHI के ऊपर इतनी सारी हेल्थ टेक कंपनीज बनने वाली हैं। तो मैं तो मतलब रणवीर भाई, मुझे तो इंडिया में इतना पोटेंशियल लगता है कि आप ये लगा लीजिए एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन, आप बिजनेस चालू कीजिए, अगर नहीं चल पा रहा तो जेन्युइनली कहीं आपकी कमी है। वाह, ओके। ये UHI और हेल्थ टेक के बारे में बताइए, आपने बहुत हटके चीज को हाईलाइट की है, जस्ट एक्सपैंड मैं दैट आपको थॉट्स। बताता हूँ, हमारे देश के अंदर अंडर 2% GDP हेल्थ केयर पे जाता है। यूएस में 21% हेल्थ केयर पे जाता है। 140 करोड़ लोगों का हेल्थ केयर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हेल्थ केयर शब्द समझा दीजिए। हेल्थ केयर मतलब जो हमारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स। तो हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है। आपको कोई चोट लगती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाते हो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में आपको चोट लगती है तो पहले आप, अगर तो इमरजेंसी है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आपको CT स्कैन की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 9 से 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो वो हेल्थ केयर अमेरिका का बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है इस वक्त। इंडिया का हेल्थ केयर भी डिस्टॉर्टेड है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बना रही है। उसमें वो क्या करेंगे, हम सबका सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स एक जगह पे आ जाएंगे। उससे क्या होगा, इंटर ऑपरेबल। इसका मतलब ये, फोर्टिस में जाने वाला पेशेंट, फोर्टिस उसका हेल्थ केयर रिकॉर्ड नहीं संभालेगा, उसका हेल्थ केयर रिकॉर्ड गवर्नमेंट संभालेगी। उसको फोर्टिस जाना है वो फोर्टिस जाए, वो इमीडिएटली उसको दे देगा। उसको मैक्स जाना है वो मैक्स जाए, उसको रितेश के पास आना है वो रितेश के पास जाए। तो कंट्रोल ऑफ डेटा, वो कहते हैं कि अगर इफ डेटा इज द न्यू ऑयल देन इंडिया इज द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। हम लोग इतना डेटा निकालने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो इस डेटा को अपने पास रखना, इस डेटा की एक्सप्लॉइटेशन ना करना, इसके लिए UPI जैसे और UHI जैसे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स बना रही है। और इन सब के ऊपर अपॉर्चुनिटी कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स, आज मैं अगर आपसे पूछूं, आज से 5 साल पहले जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आपके पास शायद हो, शायद ना हो, काफी चांसेस है अभी नहीं होगी। आपको मम्मी से मांगनी पड़ेगी या किसी से मांगनी पड़ेगी। आपका हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास होगा आपके मोबाइल के अंदर। और आप ये सोचिए, जब ये 140 करोड़ लोगों पे, और अभी आप ये देखिए आने वाले 5 साल में हम लोग 110 करोड़ लोग इंटरनेट पे होंगे। हमारी फॉर्मल इकोनॉमी ह्यूज तरीके से बढ़ रही है। आज 87% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है। बहुत बड़ी बात है एक ऐसे मुल्क के लिए जो जिसके पास सिर्फ 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट था आज से 8 साल पहले। तो ये फॉर्मल इकोनॉमी में ये इसीलिए सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। क्रेडिट लेंडिंग, हमारा देश पैसे का भूखा है और इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आप लेंडिंग में कोई भी बिजनेस चालू कीजिए, बहुत चलेगा। लेंडिंग में क्या है, रणवीर भाई को अपना पॉडकास्ट का पूरा बिजनेस बढ़ाना है, एग्जांपल बोल रहा हूं, और आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं। आप NBFC के पास जा सकते हैं, प्राइवेट लेंडर्स के पास जा सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं। इतनी सारी इंटरमीडियरीज हैं। तो क्रेडिट और बहुत सारे, और पैसा भी बहुत सारे हर तरफ से। आप ये देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर मेरे हिसाब से निफ्टी 50,000 क्रॉस करेगा इन द नेक्स्ट 1 डेकेड। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि बाकी सब एजिंग एंड डिटोरियोरेटिंग इकोनॉमीज है। चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी है। इंडिया इज द ओनली ट्रूली डेमोक्रेटिक एंड डिजिटल इकोनॉमी। ह्यूज पोटेंशियल है। तो आप बस एक लास्ट चीज मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा, आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे आप कन्वेंशनल बिजनेस करें, आप टेक्नोलॉजी को समझिए। टेक्नोलॉजी कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे 50% सेल्स टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली बहुत सारे जोक्स क्रैक करता हूँ पॉडकास्ट में, पर आपसे जब बात करता हूँ दिमाग एकदम हैवी हो जाता है इन अ गुड वे। तो आई डोंट फील लाइक मेकिंग दिस अ ह्यूमरस पॉडकास्ट। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू यू, आई जस्ट फील कि मुझे और सीखना और बताओ सर। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी ये समझ आ रहा है कि उन्हें कैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अभी। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको और पूछना चाहूंगा। चलो आपने अभी वो UHI समझा दिया,
आप कुछ बिजनेस आइडियाज दे सकते हो एज अ एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर। आपका दिमाग, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर आप उसी के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनाओ, मेक द पेटीएम ऑफ हेल्थ, तो कुछ बिजनेस आइडियाज पिच कर दो ताकि लोगों को बिजनेस थॉट प्रोसेस के बारे में पता चले। सो मेरे हिसाब से एरियाज ऑफ हाई कैगर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड आर, मैं आपको पहले ना ये समझाना चाहूंगा, हमारे पूरे ब्रह्मांड में अभी तक 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए हैं, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। इन सब में से 3.0 जो थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, जिसकी वजह से आप ये देखिए इतनी सारी डिक्टेटरशिप्स थी, जितने राजा थे उन सबके प्रति एक वो आया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इंटरनेट की वजह से हम अपने पुराने दोस्तों से मिलने लग गए। इंडस्ट्री 4.0, जिसको भी बिजनेस में कुछ भी करना है, इंडस्ट्री 4.0 को समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री 4.0 को लोग समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री 4.0 का एक निमोनिक है जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, आपको शायद अच्छा लगे, दैट इज रानिया 53। आर स्टैंड्स फॉर रोबोटिक्स। सब कुछ आप देखिए, रोबोटिक का ये मतलब नहीं है हमें बॉलीवुड या हॉलीवुड सिखाता है कि रोबोट एक ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग ह्यूमन है, ऐसा नहीं है। रोबोट एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन की लाइफ आसान करता है। रोबोट मल्टीपल फॉर्मेट्स में आता है, रोबोट एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक वर्ड है। द आइडिया इज रोबोटिक्स हमारे जीवन का एक पार्ट बनने वाला है और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट आइडिया। तो रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें माइक्रो रोबोटिक्स आते हैं, जिसमें नैनो रोबोटिक्स आते हैं, जिसमें ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स आते हैं, जिसमें अभी हमारी एक कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो रोबोटिक नर्सेज बना रहे हैं। जहां पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जहां पे कोविड वार्ड्स हैं, वहां पे हम लोग रोबोटिक नर्सेज बना रहे हैं, रोबोटिक ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन बन रही है। तो द होल आइडिया इज रोबोटिक्स पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है। सेकंड, ए स्टैंड्स फॉर एआई। एआई हम लोग आजकल देख रहे हैं, आज क्या पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ एआई आने वाला है, लेकिन अब टाइम आया है जनरेटिव। आप ये देख लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ईट द वर्ल्ड, जैसे पहले सॉफ्टवेयर के लिए हम कहते थे। और एआई का ना संक्षेप और सरल भाषा में मैं आपको मतलब बताता हूँ। एआई ये नहीं है कि कोई बहुत हाईफाई चीज है। एआई एक ऐसी बहुत सिंपल चीज है। एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए, रेडियोलॉजिस्ट आपको पता है वो डॉक्टर जो एक्सरेज और सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन वो देखता है। एक रेडियोलॉजिस्ट एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50 सीटी स्कैन देख लेगा। मशीन आधे घंटे में 100 देख सकती है। एक सीटी स्कैन को डेसिफर करने के लिए अमेरिका का रेडियोलॉजिस्ट $15 लेता है, मशीन 15 सेंट लेती है। ये एआई है। मशीन की एक्यूरेसी डॉक्टर से आज भी 5% ऊपर है और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। तो ये AI है। रेडियोलॉजिस्ट का जॉब चला जाएगा ना, दुनिया में इतने लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल रहा कि लास्ट के जो 10% स्कैन है ना, जो मशीन भी नहीं देख पा रहा, वो रेडियोलॉजिस्ट देखेंगे। जॉब जाने से ज्यादा ना, मतलब एआई को लेवरेज करने का ये है कि हम वहां तक हेल्थ केयर पहुंचाएं। आज आपको पता है अफ्रीका के अंदर रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, एमआरआई मशीन्स नहीं है। तो द आइडिया इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, 7.25 बिलियन आदमी जो है ना हमारे धरती का, उसको भी रेडियोलॉजिस्ट का एक्सेस होने लग जाएगा एआई की वजह से। एआई का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फिनलैंड के अंदर आप ये देखिए, हमारे देश के अंदर इतना टाइम बर्बाद होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, लोग 4-4 घंटे पहले पहुंच जाते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। फिनलैंड के अंदर उनकी आबादी को कहा गया है आप सिर्फ 16 मिनट पहले आओ। यू नो व्हाई? बिकॉज जो उनका हैंड बैगेज चेक इन होता है ना, उसमें हम लोगों को अपनी तारें, जूते सब निकालने पड़ते हैं। उन्होंने सीटी स्कैन मशीन्स लगा दी और उसके ऊपर एक एआई का सॉफ्टवेयर डाल दिया। आपको कुछ नहीं निकालना होता, आप अपना बैग डालो और खुद ऐसे अपने मोबाइल को जेब में रख के अंदर चले जाओ। एंड वहां पर द गुड पार्ट इज कोई इंसान चेक नहीं कर रहा। दैट इज द पावर ऑफ एआई। Every industry from news reporters to doctors will get disrupted if they do not follow the path of AI. So मेरा second request ये है, आप कुछ करें या ना करें, AI के छोटे छोटे कोर्सेज ले लीजिए, because that will help you augment your salaries and your value that you can add. आपने लिए? बहुत लिए, मतलब Okay. AI एक ऐसी चीज है। और ना मैं कोर्सेरा स्किल शेयर पे ही रहता हूँ। मेरा गोल है मैं सीखता रहूं, क्योंकि अगर हम इस डिसरप्टिव दुनिया में, पहले क्या होता था, हर 50 साल 60 साल के बाद एक छोटा सा डिसरप्शन आता था। जैसे 2007 में हमने लीमन ब्रदर क्राइसिस का देखा। उसके बाद से आप देखिए हर 3.5-4 साल के बाद माइक्रो डिसरप्शंस आने लग गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, जो अपने आप को, एजुकेशन डज नॉट स्टॉप एट 24-25, एजुकेशन विल बी फॉरएवर टिल योर लास्ट ब्रेथ। यू नीड टू रीड 2 hours एवरी डे। आप कुछ भी करें, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप जब तक अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे, आप वैल्यू नहीं ऐड कर पाएंगे। तो
नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हम रानिया में हमने बात की रोबोटिक्स, हमने बात की एआई की। अब हम लोग बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, मटेरियल साइंसेस। आपको पता है जो हमारे जहाज बन रहे हैं, जी। मैं और बहुत रिसर्च करता हूँ कि फ्यूचर में किस टाइप के जहाज होने वाले हैं, क्योंकि मेरा काम है फ्यूचर में रहना, मेरा काम है आज से 20 साल बाद रहना, तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा। आज मैं उन कंपनीज में पैसा डालता हूँ जो आज सब लोगों को लगता है कि यार इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। मैंने 2015 में एक रोबोटिक्स कंपनी में पैसा डाला था और सब लोग कह रहे थे पागल हो गए, इसमें क्यों डाल रहे हो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो मैच्योरिटी होगी 2030 में, it will become the largest humanoid robotics manufacturer in India. The idea is हमें 2047 2030 में रहना है। नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेस, अगर आपको पैसा कमाना है आप मटेरियल साइंसेस पे कोर्स कीजिए, आपको पता चलेगा हम कैसे अलॉय फॉर्मेशन से वेट ऑफ मेटल धीमे धीमे कम करते जाएंगे। मटेरियल मटेरियल साइंसेस का मतलब हुआ अलॉय जो होता है जिसमें अलग अलग मेटल्स को जोड़ के क्या हम लोग और बेहतर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, क्या हम लोग और बेहतर अलॉयज बना सकते हैं, क्या हम लोग और बेहतर मटेरियल्स बना सकते हैं जिससे हम लोग, जैसे मटेरियल साइंसेस की इनोवेशन का एग्जांपल है स्पेसएक्स। पहले हम एक रॉकेट को एक बार भेजते थे और वो फोड़ देते थे। स्पेसएक्स अब एक रॉकेट को 164 टाइम्स यूज करता है, रीयूजेबल रॉकेट्स। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे मटेरियल साइंसेस इन्वॉल्व है। सो मेरा सबमिशन ये है कि मटेरियल साइंसेस के ऊपर आप कोर्सेज ले, ये आपको ना कोई नहीं बताएगा। मटेरियल साइंसेस का फ्यूचर है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, इसी में एक टॉपिक आता है बायोजीनोमिक्स। अब प्रिसिजन मेडिसिन का जमाना है। अभी हमें क्या हुआ, फीवर हुआ, हमने पैरासीटामोल ले ली। आप पैरासीटामोल हर 4 घंटे से के बीच में नहीं ले सकते। प्रिसिजन मेडिसिन का क्या है, कॉज ऑफ फीवर के पास जाएगा, उस सेल को अल्टर करेगा और ठीक हो जाएगा। मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन दवाइयों में बेसिकली आप कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हो खुद की बॉडी की, कि 1000 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हो जब आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिल्कुल। अब फार्मा के फ्यूचर में एक दवाई की वजह से, ओके, क्योंकि हमने डीएनए खोल दिया। डीएनए के अंदर अब ना आपके जो ट्रीटमेंट्स होंगे, और इसी की वजह से आपका कैंसर के, आप ये देखिए बहुत रिसर्च चल रही है। आप सिर्फ 7 या 8 साल दे दीजिए, क्योंकि एफडीए अप्रूवल को 9 से 10 साल लगते हैं जी। आप देखेंगे कैंसर के ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। कैंसर विल बिकम प्रिवेंटेबल, कैंसर विल बिकम क्योरेबल, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। सो आप ये लगा लीजिए, जीनोमिक्स के अंदर किसी को अगर बायो में इंटरेस्ट है तो वो जीनोमिक्स की तरफ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं रानिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसा है, मैंने एक आई वॉच पहनी हुई है, इसमें मेरा ईसीजी आ जाता है। धीमे धीमे हम लोग एक बॉट बन जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे, जैसे अल्ट्रा ह्यूमन करके एक कंपनी है जो छोटी सी रिंग बनाती है। होगा क्या, हमें अपना डेटा, अभी तक क्या है ना, डॉक्टर को, जैसे कोई हार्ट पेशेंट चल रहा है, डॉक्टर को अब उसको ना ईसीजी इमीडिएटली उसके स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपके ये वाले पेशेंट का ये वाली रिदम मिस हुई थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है, अभी जैसे एसी चल रहा है, आप पहले एसी को, यू मेक थिंग्स स्मार्टर। आप क्या करेंगे, जैसे एसी है ये, आप एसी को बता देंगे कि यार रणवीर को 24 से ज्यादा अच्छा नहीं लगता, वो 18 पे क्यों चलता है। ऐसे ही आप लाइट, आप इवेंचुअली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स को स्मार्ट बनाना। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फ्यूचर कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, फैक्लॉन लैब्स। आपको पता है नागपुर, दिल्ली जैसे शहरों में पानी की बहुत वेस्टेज होती है, पानी टैंकर में जा रहा होता है और आधा पानी तो फेंका जाता है। इन्होंने क्या किया, उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए। सेंसर एक ऐसा वर्ड है, लोगों को पता नहीं होता, सेंसर में इतनी पोटेंशियल है, क्योंकि सेंसर डिटेक्ट कर सकता है कि यार ये पानी लीकेज हो रहा है, इसको बंद कर दो इमीडिएटली। मेरा सबमिशन ये है, आप किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर सेंसर लगा के उसको लिविंग बना सकते हैं। और ये एआई और नॉन लिविंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, दैट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि थिंग्स के ऊपर इंटरनेट लगा दिया आपने। सेंसर कॉस्ट पिछले 20 साल से इतनी कम हो गई है जो आप सोच नहीं सकते। मतलब जैसे लोग फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में सोचते हैं कि मैंने एक ताली मार दी और लाइट ऑफ, वो तो अभी भी है, पर ये हर जगह आने लग जाएगा। आपकी जो, आपके घर पे आने से पहले आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, जाते ही ऑफ हो जाएगी। हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही रानिया, लास्ट जो ए आता है, दैट इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मींस एक ऐसा फ्यूचर जहां पे हमारी गाड़ियां जो हैं वो अपने आप चलेंगी। जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता था ना टाइम, वो सब कंट्रोल होने लग जाएगा। ऑटोनॉमस के ही अंदर हम लोग लेते हैं ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी। हम लोग जब तक अपने, आज भी मैं बॉम्बे आया, मैं माइल्डली एस्मेटिक हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ का AQI 220 था, दिल्ली में 500 है। सो आप ये सोचिए हम किस टाइप की सिटीज बना रहे हैं। एंड EV is the future, green energy is the future. Cost of solar for the first time in 2022 was equal to cost of coal.
द आइडिया इज ये धीमे धीमे कम होता जाएगा। एंड इसमें हम 5 और 3 जब जोड़ते हैं, दैट इज 5G और इवेंचुअली 6G 7 5G की स्पीड्स आर अमेजिंग, क्योंकि जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतना ही ज्यादा हमारे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर पाएंगे। एंड देन इज 3D प्रिंटिंग। आज एक बिल्डिंग बनने में 2 से 3 साल लगते हैं, ये सब कुछ 3 से 4 महीने में हो सकता है बाय 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इज द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। हम मास मैन्युफैक्चर कोई चीज क्यों करते हैं? क्योंकि मास मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पोल्यूशन होता है। आप कंक्रीट मास मैन्युफैक्चर करते हैं, इससे अच्छा आप 3D प्रिंटिंग कीजिए, एक चीज बनाइए और कस्टमर को दीजिए। 3D प्रिंटिंग लोगों को लगता है कि गिमिक है कि आपने एक छोटी सी चीज बनाई और बेच दी ना। 3D प्रिंटिंग से आप घर बना सकते हैं, लो कॉस्ट हाउसेस बन सकते हैं। 3D प्रिंटिंग इज द फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री 4.0 ये इंटरफेस है। इसके अराउंड आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। रोबोटिक्स विद हेल्थ केयर। आप क्या कर सकते हैं? रोबोटिक्स एज रिसेप्शनिस्ट। आप क्या कर सकते हैं? एआई के अंदर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया रेडियोलॉजिस्ट का, ऐसे ही एआई के अंदर मशीन रिकॉग्निशन। आपकी जो मशीन है ना, वो आपका फुंसी देख के बता सकती है कि आपको कैंसर है या कोई इंफेक्शन है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। द आइडिया इज आप इन सब को कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे लास्ट चीज, और इन सब के ऊपर एक लेयर है विच इज स्पेस। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने इंडिया की सारी स्पेस टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। धीमे धीमे पेलोड की कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेंडिंग सैटेलाइट्स बहुत कम हो जाएगी। जितना हमारे पास अर्थ का डेटा होगा उतना हम बेटर तरीके से बता सकते हैं कि इस सॉइल पे खाड़ी लगानी है या फिर कोई और क्रॉप लगाना है। स्पेस मार्केटिंग। कोका कोला बिकेम द फर्स्ट कंपनी जिसने क्या किया, एक स्पेस की कंपनी को पैसा दिया और पूरा डकोटा जो स्टेट है वहां से हवा में आपको कोका कोला की ब्रांडिंग दिख गई बाय अ सैटेलाइट फॉर्मेशन। ये फ्यूचर है। दिस इज द फ्यूचर। आसमान में प्रोजेक्टर डाल दिया, जस्ट इमेजिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को, और अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं पसंद ना, उसके बावजूद भी आप डिसिप्लिन बना के ना टेक्नोलॉजी के बेसिक्स सीखिए। मैं ये नहीं कहता कोडिंग सीखो, बट आपको ये सब पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है आजकल। आई फील कि जब लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो जिन लोगों को लाइफ में बिजनेस करना है उन्हें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है कि ये भी करना है, बाद में ये भी करना है। बिल्कुल। मैं इंडिया से आई वांट टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू ट्रैवल टू स्पेस। ये मेरा सपना है, क्योंकि स्पेस है ना, इट इंट्रिग्स अस। मतलब मुझे लगता है देखा जाए तो हम सब ट्रैवलर हैं। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता। किसी को अपना मृत्यु की डेट नहीं पता होती। ये एक बहुत विडंबना है। हम सब लोगों को अपने अंदर बड़ी पावर लगती है कि यार मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कोई मेरे से सेल्फी खिंचवाता है, बट हम में से किसी को अपनी मृत्यु की का दिन नहीं पता। एक चीज पता है, वो ये है कि आज जो ये आप अभी सुन रहे हो ना, आप अपने अंदर सस्टेन मोटिवेशन लेके आओ, नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड और आने वाले समय में क्या होने वाला है। 20 आप एंड स्टे इन 2030। योर जॉब इज नॉट टू स्टे इन 2023। वो तो नॉर्मल लोग जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जीते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आपका काम है 2030 में रहना। उसका 2 घंटे अपने दिन के आप 2030 2047 में रहिए। इट विल चेंज योर लाइफ। इस आखिरी सेक्शन में आपने मुझे इतने सारे टैंजेंट्स दे दिए सर, लाइक आई डोंट इवन नो वेयर टू टेक यू। पर क्योंकि आजकल एआई का बहुत हाइप आ चुका है इंटरनेट पर चैट जीपीटी की वजह से, उन एआई कोर्सेज के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने मेंशन किया कि आपने एआई कोर्सेज किए हुए हैं। ये एक मॉडर्न स्किल सेट है। आई रिमेंबर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वाज इन द सेकंड बेस्ट डिपार्टमेंट। बेस्ट वाज कंप्यूटर साइंस, सेकंड बेस्ट वाज ईएक्सटीसी, बिल्कुल, टेलीकॉम। मेरे ख्याल से अब ईएक्सटीसी इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, और एआई इज एट द टॉप। एक अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। चाहे कोई कॉमर्स कर रहा हो, मेडिसिन कर रहा हो, मीडिया में हो, एआई की जानकारी होनी चाहिए। तो उन एआई कोर्सेज के बारे में पूछना चाहूंगा। बेसिकली आपने क्या सीखा, एक स्टूडेंट की तरह समझाइए सर। ओके, अब जैसे मैंने कहा, एआई, पहले तो आपको ये समझना चाहिए, लोगों को लगता है एआई एक जार्गन शब्द है। एआई वैसे ही है जैसे सोशल मीडिया था 1989-90 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है। आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है आप मशीन में डाल देते हो। तो उसका एग्जांपल हम क्या करते हैं, रेपिटेटिव टास्क्स जो हैं, जितने भी ह्यूमन के रेपिटेटिव टास्क्स हैं, वो सब कुछ है ना। अब जैसे मैं आपको रेपिटेटिव टास्क बताता हूँ, रणवीर क्या वो करेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर 18 पे 10 मिनट चल गया, अपने आप रणवीर को ठंड लगने लग जाएगी और वो बंद कर देंगे। ये कॉन्टिन्यूअसली होता रहेगा क्योंकि ये रेपिटेटिव टास्क है और आपको अपने मेन फोकस से हटाता है। मशीन का क्या काम है, जब ये वाली चीज कॉन्टिन्यूअसली रणवीर कर रहे हैं, ये मैं क्या रणवीर का एक डिजिटल ट्विन बना के ये वाली चीज सीख के रणवीर के लिए अपने आप कर सकता हूं। दैट इज एआई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। आपको पता है पूरी दुनिया में कितने स्कैन्स होते हैं, एक्सरेज होते हैं पूरी दुनिया के अंदर।
200 करोड़ एक्सरेज होते हैं एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। 725 करोड़ में से 200 करोड़ लोग 200 करोड़ एक्सरेज होते हैं, जिसमें से 100 करोड़ एक्सरे होते हैं अमेरिका में, जिसमें से 15 दिन लगते हैं एक्सरे की रिपोर्ट आने में, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की काउंट बहुत कम है। अफ्रीका में तो 3-3 महीने लग जाते हैं एक्सरे करवाने में। एआई का क्या काम है? एक्सरे करवाना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो उसकी वजह से उसकी डेसिफरिंग में टाइम लगता है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है। एआई क्या करता है, वो मशीन ले लेता है, पहले तो वो सारे ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरेस पढ़ लेता है और वो देखता है कि यार अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो इस पार्ट ऑफ लंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही सेम एक्सरे देखेगा ना, तुरंत बता देगा यार ये तो टीबी है। दिस इज आर्टिफिशियल। वी आर रेप्लिकेटिंग इंटेलिजेंस ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट। उसको नेचुरल इंटेलिजेंस लाने में उसको 10 साल लग गए। पहले 5.5-6 साल की एमबीबीएस, फिर 3 साल की रेजिडेंसी, फिर उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी और ये सब वो आपने मशीन को सिखा दी बाय। और इसकी ब्यूटी क्या है, आने वाले 5 साल में इतना डेटा चढ़ जाएगा कि उसको सारे फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव सबकी आइडिया हो जाएगा और वो 99% एक्यूरेसी से बता देगा कि आपके पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो दैट इज एआई। जैसे मैंने आपको बताया एआई का काम क्या है। अभी हम लोग जा रहे होते हैं, बहुत बार मैं है ना ऐसे एक चाकू डाल देता हूँ, छोटा सा जो वो नहीं होता स्विज नाइफ डाल देता हूँ अपने बैग में, देखने के लिए कि ये पकड़ पाते हैं नहीं। कभी आज तक नहीं पकड़ पाए। AI immediately पकड़ लेगा। So my submission with AI is first understand the basics of AI and don't feel overwhelmed by it। आप ये मत सोचिए कि यार AI तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। आप ह्यूमन हैं, आपने अगर 12th पास कर ली ना, हमारे देश में 12th बहुत मुश्किल है बाय द वे, मतलब लोगों को आसान लगती है, मेरे को बड़ी मुश्किल लगती थी। अगर आपने 12th पास कर ली ना, आप पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं। आप AI पढ़िए, उसके अंदर इंटरेस्ट लेके आइए, क्योंकि इससे आपकी आमदनी 50 से 70% बढ़ जाएगी। Wow. So my submission is AI is something because it will either eat your job or augment your job. The choice is yours. तो इसमें कोर्सेरा है, स्किल शेयर है। हमें डिग्री के लिए कोर्स नहीं चाहिए, बट हमें है ना यूट्यूब पे, मेरे को लगता है यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है। जैसे एग्जांपल में आप अपना शो देखिए ना, मेरे को इनफॉर्मल एजुकेशन और कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके शो से और जो स्टॉक से अपनी सारी इनफॉर्मल एजुकेशन की नीड में किताब क्यों पढूं? और आप उसको इतना एंटरटेनिंग फॉर्म में बना देते हैं कि मेरे लिए इट बिकम्स अमेजिंग। सो द आइडिया इज, आप है ना डेली आप अपनी, कहता है मैन इज डिफाइंड बाय द सर्च इंजन एंड बाय हिज हिस्ट्री। एक इंसान अपनी जो वो गूगल, अगर आप गूगल पे बिग बॉस डालोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। आपका ना पूरे ध्यान ही ये होगा कि यार वो बिग बॉस में किसने किसको चांटा मारा था। यू आर कंज्यूम, कहता व्हाट यू कंज्यूम कंज्यूम्स यू। आप जो देखते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। सो माय सबमिशन इज, मैं सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, आप अपनी सर्च हिस्ट्री को इंप्रूव कीजिए। आप फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स डालिए, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डालिए, आप हाउ टू में जाइए ना। लोग मुझसे पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा अगर आप मुझे 10 साल पहले मिल लेते ना, आप शॉक्ड हो जाते कि मैं कर पाता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। रणवीर भाई, मैं ना र नहीं बोल पाता था, मैं तोतला था, मैं र को ग बोलता था, तो मेरा रितेश जाता था गितेश, रणवीर को मैं बोलता गनवीग। मेरे पिताजी का नाम रवि, सबका र से है, उनको गवी, मदर रेनू को गेनू, सिस्टर रिधिमा को गिधिमा, और मेरी जो वाइफ है श्रुति को श्रुति। हमने जब पहली बार पैसा आया 2001 में, हमने कहा हम सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाएंगे, तो हम डीलर की शॉप पे गए, तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेनी है। उस टाइम पे नई गाड़ी आई थी शेवरोले, तो मैंने कहा मुझे शेवगोले ऑप्ट्रा लेनी है, तो वो हंसने लग गया। उसके चक्कर में हमें होंडा सिटी लेनी पड़ी, क्योंकि इसमें र नहीं आता। तो अगर मेरे जैसा इंसान अपनी स्पीच थेरेपी करवा के अपने आप को सक्षम बना के पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है ना, तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर आपके जैसा इंसान अपना वेट लॉस कर सकता है, पीपल हु लूज वेट आर माई लार्जेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। सो माय सबमिशन इज, डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि यार आप छोटे हो या आप नहीं कर सकते। इट जस्ट रिक्वायर्स इज वन स्टेप, क्योंकि हम सब कुछ कल पे डालना चाहते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम ये कहते हैं यार आज डोमिनोज खाऊंगा, कल से बंद, वो कल नहीं आता, क्योंकि कल आज बन जाता है और आज कल बन जाता है। आप आज अपना डोमिनोज छोड़ दो, 3 दिन आप छोड़िए, चौथे दिन आपका सेरोटोनिन ऐसा डेवलप हो जाएगा, आप अपने आप से बोलोगे नहीं। उसको फिर आप कंटिन्यू कीजिए और 4 दिन, फिर आप 21 दिन तक ले जाइए, सस्टेन मोटिवेशन ले आइए आप 21 दिन तक, 90% चांस है आप उस हैबिट को नहीं छोड़ोगे। एक लास्ट चीज है, Sure. आज आप सब लोग जाके ना अपनी हिस्ट्री चेक कीजिएगा। दिस इज माय लिटमस टेस्ट ऑफ हाउ आई बिहेव। एवरी सिंगल मंथ माय चीफ ऑफ स्टाफ गिव्स मी माय हिस्ट्री, and in that history I have just 3 principles. One, there needs to be no pornographic content.
porn content will kill this nation. Unfortunately, large companies like Google and Facebook, they want you to consume more of porn because उनको है ना ad में बहुत पैसा मिल जाता है. Porn is like, it is worse than having heroin. The idea is, आपने भी, मैं आपकी, you are also a firm believer, don't consume porn. That is the first one. 73% content still on internet in India is porn. Second is, don't consume a lot of social media. Social media को आप अपनी पावर के लिए यूज करो, अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए यूज करो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए यूज करो, बट हैव अ 5-minute टाइम स्टैम्प. While I am on social media, I will not see it more than 5 minutes a day. And last but not the least, improve your search history. मेरे पास ना हर महीने का एक वो आता है, और जैसे ही मैंने कोई नेगेटिव कंटेंट ढूंढा, मैं एकदम से है ना उसको रेड मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको व्हाट यू मेजर गेट्स डन. Don't search for things which are, don't read a lot of news and all, क्योंकि news is past and current. आपको देखें, न्यूज को करंट अफेयर्स बोलते हैं. आपका काम आज में रहना नहीं, आपका काम है कल को भापना, उसके अराउंड काम करना. आज आपको पता है मेरा क्या फर्स्ट गोल क्या है मेरी लाइफ का? वो ये है, कल की इंडस्ट्री कौन सी बड़ी आने वाली है, मैं आइडिया उसी में ही करूंगा. मैं डॉक्टर होने के बावजूद हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर पेइंग कैपेसिटी हेल्थ केयर की बहुत कम है. अगर मैंने हेल्थ केयर में किया, जैसे एयरलाइन बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस आप स्मार्टेस्ट सीईओ ले आओ, वो बंदर लगता है एयरलाइन बिजनेस के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, कट थ्रोट कंपटीशन, रेगुलेटेड इंडस्ट्री. वाइल सेलिंग कोका कोला, इवन डेड को आप बिठा दो ना, वो अच्छा मार्जिन निकाल लेगा, क्योंकि 90% का तो एबिटा मार्जिन है. सो आई जस्ट हैव बी वेरी कॉग्निजेंट कि आप सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे. नेगेटिव कंटेंट होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? एनी कंटेंट विच इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल. ओके. So for me, negative content is social media, because social media में 1300 साल का content है. आप ये जो vertical scroll है ना, ये psychological mapping है. Facebook is not an internet company, it is a psychology company. Wow. Their job is कि आपका जो मन है ना, उसको continuous और sustained dopamine दे दें negative content से. Negative content क्या है? अगर example बता रहा हूँ, अगर आपने कोई actress कि एक वीडियो देखी, आपको वो वीडियो पसंद आई, तो वो आपको हुक्ड रखने के लिए, उनको पता चल जाता है, वो आपको उसी एक्ट्रेस की बार बार और वीडियोस दिखाने लग जाएंगे. आप इसको, ये साइकोलॉजिकल सबवर्जन है, ये आपको कंट्रोल करने लग जाएगा. माय सबमिशन इज, डोंट लेट, एंड आप अपने है ना सेटिंग्स में जाके, डोंट लेट इंटरनेट नो व्हाट यू आर वाचिंग, बिकॉज वो ना, नहीं तो आपको है ना, ये कोकेन है. पीपल आर नॉट रियलाइजिंग. आज बहुत बुरा हाल है इंडिया का. बिहार का लड़का, 13 साल का लड़का पॉर्न के एडिक्शन में है. अनफॉर्चुनेटली इसके अराउंड हमें रेगुलेशन बनानी है. वी नीड टू इंश्योर दैट पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज, अगर हम बैन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हार्ड टू कंज्यूम होना चाहिए. आज सिर्फ एक छोटी सी चीज पे कि आप 18 साल से बड़े हैं, उसके एक क्लिक के ऊपर आप इतनी अश्लील वीडियो देख सकते हैं, जो आपका माइंड है ना आपके गोल से हटा रहा है आपको. सो आई एम अ बिग बिलीवर. आप अपने ना, नेगेटिव कंटेंट वो है जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, आपको आइडियाज की बात करनी है. डोंट टॉक अबाउट पीपल. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक टू मी अबाउट नेगेटिव अबाउट पीपल, कि यार वो तो देखो, वो वाले स्टार्टअप में देखा क्या हो गया, अरे वो देखा यार वो उस वाले बंदे ने क्या कर दिया. वी डोंट वांट टू नो दैट. हम हर इंसान से अच्छी चीज ले सकते हैं, उससे अच्छी चीज लेते हैं. लेट अस नॉट टॉक नेगेटिव अबाउट पीपल, लेट अस टॉक अबाउट आइडियाज. अभी इतना अच्छा लगा हमने ये जाना कि सैटेलाइट मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है. जस्ट इमेजिन, अगर हम ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, तो एटलीस्ट, मैं कहता हूँ कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ह्यूमैनिटी. बचपन में मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे करंट अफेयर्स को लेकर इतनी नॉलेज नहीं थी, और मेरे आसपास के जिन लोगों के पास वो करंट अफेयर्स की नॉलेज थी, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स, बहुत मजाक उड़ाते थे कि ऐसे कैसे, व्हाट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. और बड़े होकर आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे पता चला कि इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. जानकारी होनी चाहिए, बट आपको पूरी तरह से एंगेज नहीं होना चाहिए उन चीजों. एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि आप सिर्फ 150 नाम याद कर सकते हैं. हमारे ब्रेन की एक लिमिट है. जितना उसमें आप, ये सब जार्गन कंटेंट है. मेरा एक सवाल हमेशा, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो मेरी टीचर ने एक बार मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे अभी तक याद है. टीचर का थप्पड़ कभी नहीं आदमी भूलता. वो पता किस बात पे मारा था? उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबर कब पैदा हुआ था. मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था, कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था. उस टाइम पे मुझे थप्पड़ मारा, मैं बहुत रोया कि यार मुझे पता होना चाहिए था. नाउ आई रियलाइज बाबर कब पैदा हुआ इज नन ऑफ माय बिजनेस. बाबर कैसे सोच लेके आया और उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर
ये मुझे पता होना चाहिए वो थॉट प्रोसेस क्या थी. आई शुड नो अबाउट द पीपल. मेरे को उसका माइंडसेट पता होना चाहिए. मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए कि बाबर कब पैदा हुआ था. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट. आप ये देखिए, हमें ना गौतम बुद्धा के बारे में ये तो जरूर बताया जाता है कि वो कहाँ गए, कैसे किया. उनकी जो माइंडसेट की आज भी फिलोसफीज है ना, हमें नहीं पता. सो आई थिंक वी नीड टू नो. हमें अशोका का कलिंगा का युद्ध बताया जाता है. हमें उनका ना कलिंगा के युद्ध के बाद जो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, वो नहीं बताया वो जाता. एक सेंटेंस में बताया जाता है. यस. एंड दैट इज माय प्रॉब्लम. एंड हम लोग ना बहुत ध्यान देते हैं इन थिंग्स. जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है हमारा एक सब्जेक्ट होता है वैल्यू साइंसेस. वैल्यू साइंसेस इतनी सी किताब होती है. मेरी टीचर ने, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि ये तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ो, बाकी हम पास करवा देंगे. वैल्यू साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. क्योंकि उनसे रिलेशनशिप्स बनते हैं और Yes. रिलेशनशिप से आपका करियर. आपको पता है एक स्किल जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. एक तो अभी हमने बात की स्किल की, एक हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, वो है ट्रस्ट. अगर रणवीर को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना, वो मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा ही नहीं कभी. और ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है. ट्रस्ट को मैं बोलता हूँ ट्रिक्सी फिनोमेनन. ट्रिक्सी स्टैंड्स फॉर T is equal to reliability into intimacy into credibility into consistency divided by self-interest. Just bear with me for 1 minute. This will Sure. change your life. Trust, reliability का क्या मतलब है? आपकी स्किल कैसी है? रणवीर इज द बेस्ट पॉडकास्टर इन इंडिया. ये आपकी रिलायबिलिटी है. आपकी स्किल है. यू आर कॉन्फिडेंट इन योर स्किल. यू डोंट नीड टू गेट प्रिपेयर्ड बिकॉज आपने इतना अध्ययन कर लिया. आप ना जीनत पे पहुंच गए. जीनत का मतलब क्या होता है कि आपको है ना तैयारी की जरूरत नहीं है. यू आर अ मास्टर योद्धा. आप 6 साल भी अब पॉडकास्टिंग मत करो ना, आप उसके बाद भी आप रात में 3 बजे उठ के भी पॉडकास्टिंग कर सकते हो. बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना फेल कर लिया, इतना फीडबैक ले लिया कस्टमर से, तो वो आपकी रिलायबिलिटी है. इंटीमेसी है, रणवीर बात किस अच्छे तरीके से करता है या नहीं करता. क्रेडिबिलिटी है, लोग रणवीर के पीठ पीछे क्या बात करते हैं. रणवीर के सामने तो है ना सब लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, पीछे से लोग क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं. कंसिस्टेंसी है, डूइंग दीज 3 थिंग्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर डे, एंड डिवाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट हाई है ना, तो आपका ट्रस्ट लो हो जाएगा. तो मैंने अपने डैड से पूछा, एज एन एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, आई एम आल्सो डॉक्टर. सो मैंने कहा, वुड यू अलाउ मी टू डू अ हार्ट सर्जरी ऑन यू? क्या मुझे आप अलाउ करोगे कि मैं आपका हार्ट का ऑपरेशन करूं? कहते पागल हो गया, तेरे को तो मेडिसिन छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, तू तो प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर है, तू कैसे मेरी हार्ट सर्जरी करेगा? मैंने कहा, आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते? कहता, आई ट्रस्ट यू बट नॉट विद माई हार्ट. तो आप ये सोचिए, व्हाइल ही ट्रस्ट्स मी, बिकॉज माई रिलायबिलिटी इन हार्ट सर्जरी इज सो लो, व्हाइल माई इंटीमेसी इज वेरी हाई, बट माई क्रेडिबिलिटी एट द बैक ऑफ द हेड कि कोई मेरे बारे में ये नहीं बोल रहा कि ये हार्ट सर्जरी अच्छे से कर सकता है. उसकी वजह, अब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी कम है, उसकी वजह से मेरा ट्रस्ट. सो आप ये देखिए, कैन यू इंक्रीज ट्रस्ट एंड विद पीपल, इट इज द पीपल हु विल टेक यू टू द टॉप. आप ना अपने आसपास, हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं कि यार वो फलाना आदमी है, उसके साथ नेटवर्क करते हैं. नेटवर्किंग इज द मोस्ट रिडंडेंट टर्म. आपने कभी देखा होगा, मैं ना आपको कभी किसी काम के लिए ना बोलूंगा नहीं, बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू मेक लेमनेड आउट ऑफ यू. माई जॉब इज टू बिल्ड रिलेशनशिप टिल माई डेथ बेड इफ आई लाइक यू एज अ पर्सन. बाकी सब बाय प्रोडक्ट है. वो टीआरएस होगा नहीं होगा, मैं आपसे लेमनेड नहीं बनाना चाहता. द डे यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पीपल एज ट्रस्ट कोशेंट, एंड आपको है ना अपनी ट्रस्ट करेंसी बनानी है, रादर देन कि यार मेरे को इससे शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट मिल सकता है, यू विल चेंज योर लाइफ. और बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे सोचते हैं. वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप. आप अपना रेपुटेशन मैनेजमेंट, रेपुटेशन इज लॉन्ग टर्म, रेपुटेशन इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. आप यू टॉक टू एनीवन अबाउट मी, नो वन विल टेल कि यार ही इज एन अपॉर्चुनिस्टिक मैन. द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार ये अपॉर्चुनिस्टिक है, यू विल स्टॉप गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं बताऊं रणवीर भाई, दिल की आपको बात बताता हूँ, मैं जिस घर से आता हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. मैं जितना पैसा मैनेज कर सकता हूँ उससे ज्यादा पैसा है. आई हैव द बेस्ट फैमिली, बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. एंड द रीजन इज दैट आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन वन थिंग. मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना यार कि मैं किसी से कुछ मांग लूं, मैं बहुत संकोच से मांगता हूँ. मुझे लगता है आई शुड नॉट अब्यूज माई रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप अब्यूज इज द मोस्ट कॉमन अब्यूज व्हिच वी सी इन टुडेज वर्ल्ड. आपने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स कॉम्पाउंड. यस, ये समझाइए. सो एवरीथिंग कंपाउंड्स because time compounds, so everything compounds. Good habits compound, bad habits compound, relationships compound, wealth compounds. Your job, आपका ना काम है वो ये है कि आप हर दिन 3 या 4 अच्छे डिसीजंस लो.
सो मैं इसको है ना, और बिकॉज मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मैं हर चीज निमोनिक में अपने आप को समझाता हूँ। तो मेरे लिए लाइफ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड मनी, जिसको मैंने अपना निमोनिक बनाया हुआ है, ऋतिक रोशन मैटर्स बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। सो हेल्थ, लोग हमें क्या बताया जाता है सोसाइटी में, पेरेंट्स में, पहले फर्स्ट हमारे को बताया जाता है कि आपको पैसा कमाना है। दे डोंट रियलाइज मनी शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। अगर आज आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना तो आपके पास टाइम नहीं होगा। हेल्थ इज एक्चुअली टाइम। हैप्पीनेस के लिए 95+ लोगों का एक सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है आपकी लाइफ में, उन्होंने कहा हेल्थ। कहते सेकंड क्या है, कहते रिलेशनशिप्स। कहते थर्ड क्या है, कहते मनी टू मैनेज माई लाइफ, मनी टू मैनेज माई लाइफ। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के बच्चे से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी भी बेटी है, अभी हम कहते हैं बच्ची है जेम्स खिला दो, हम उसको कोकेन दे रहे हैं इस वक्त, एंड दिस इज माई फॉल्ट, बिकॉज उसको वो टेस्ट लग गया। शी लव्स मैकडोनल्ड का फ्राइज एंड दिस हैबिट विल गो डाउन। सर आप अपनी बेटी को कोकेन क्यों दे रहे हो? वही तो, वो यू आर एब्सोल्युटली राइट। द चैलेंज इज, उसको हमने एक बार दिया तो वो उसको अच्छा लगने लग गया। Now we have to stop it. यहाँ हम जेम्स की बातें कर रहे हैं। Yeah, I know, but the whole idea is we have to stop that. Gems is also cocaine. जी। Anything in excess is bad. So मेरे को ऐसा लगता है everything compounds. रिलेशनशिप से ज्यादा कोई चीज कंपाउंड ही नहीं करती। आपका एक आदमी के साथ रिलेशनशिप 5 साल के लिए है, मेरा एक लिटमस टेस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी के साथ पार्टनरशिप ना करूं जब तक मैं उसको एटलीस्ट 5 से 7 साल तक जानू ना। बिकॉज 7 ईयर्स अगर आपकी 7 साल दोस्ती हो गई ना तो आप काफी कुछ देख लेते हो, वो वाली दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलेगी। So, do you know the biggest reason startups fail in the world? Co-founder conflict. Biggest reason. हमें लगता है कि यार हम लोग लाइफ पार्टनर के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, आपका co-founder आपका लाइफ पार्टनर ही है। Finding the right people who have your vibe. और हर इंसान से हमें रिलेशनशिप बनाना भी नहीं है, बहुत लोग डिफरेंट होते हैं। We don't want to build. The problem is we are taught कि नेटवर्किंग करो, हर इंसान को अपना कार्ड दे दो। I don't have my card. You'll never see कि मैंने किसी को कार्ड दिया होगा अपना। I genuinely don't want to make a lot of friends. 20 लोग ऐसे जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं सवेरे 3 बजे भी नंगे पांव मैं थोड़े बेडरूम से आ सकता, that at 3 AM in the morning मैं आपके ना बेडरूम में आ सकूं, अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो फिर किस बात का रिलेशनशिप है? वो 20 लोगों के साथ हो, वो 20 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से है ना, रिलेशनशिप्स कंपाउंड विद टाइम। लोग ना पहले आपको टटोलते हैं, फिर आपको वो दिखाना पड़ता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, कंटिन्यूअसली आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसके बाद what starts happening is relationships start compounding. You will start getting opportunities, you will start win-win situations will start coming in. And this is like example, I'll tell you my friendship with Vijay sir. I'm very grateful for him in my life. All decisions of my life. मैंने देखा अपने से बड़े आदमी से ना आप अपने, क्योंकि वो एक ऐसे पेडेस्टल, जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे बैठा हुआ है ना, वो नीचे वाला जो छोटा पहाड़ है ना उसकी सारी प्रॉब्लम्स देख सकता है। जो नीचे जो छोटे वाले पहाड़ के नीचे चढ़ रहा है ना, उसको ये बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, वो उसको फोन पे कह देगा यार यहाँ पे ना स्नो ज्यादा है, तू साइड से ले ले। सो ऑल एंड नेवर शाय अवे इन आस्किंग फॉर हेल्प ऑन डिसीजंस। लोगों को लगता है कि यार हमारा डिसीजन ठीक है, व्हाटएवर डिसीजन आई टेक, आई टॉक टू पीपल। मैं ना लोगों को कहता हूँ यार मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे को बताओ मैं गलत कहाँ हो सकता हूँ। सो ऐसे लोग जब आपको बताते हैं ना, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विजय सर। मैं छोटे से छोटा डिसीजन भी लेता हूँ ना, आई जस्ट आस्क सर, मैं उनसे ना और कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ सर मेरे को ना गाइड कर दो आप, क्योंकि गाइड इट एज अ वर्ड, बिकॉज देन यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दैट इज व्हाई रिलेशनशिप्स कंपाउंड। बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहां मैं एकदम कम बात करता हूँ। दिस इज वन ऑफ दोस पॉडकास्ट कि मुझे बस सुनना है कि आप क्या कहना चाहते, क्योंकि आप मेरे लिए वो बड़े पहाड़ हो इन लाइक सो मेनी वेज। बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन करनी है आपके साथ ऑनेस्टली, एंड आई फील वेरी लिटिल बिट आउट ऑफ टाइम टुडे, और ऑडियंस के लिए ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्टरी पीस है। इसी हाई नोट पर मे बी वी शुड एंड द पॉडकास्ट। कुछ एंडिंग नोट्स है लोगों के लिए, स्पेशली शार्क टैंक देखने वाली जनता, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पहली बार लाइफ में वो बिजनेस में इंटरेस्ट फॉर्म हो चुका है उस शो की वजह से। सो आप ना शार्क टैंक देख रहे हो, यू आर 90% बेटर देन योर पियर्स, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। Keep watching Shark Tank and don't let this momentum, the word momentum, and don't let ये जो momentum है ना इसको तोड़िएगा मत, इस momentum को है ना सस्टेन रखिए। जब शार्क टैंक बंद हो जाए ना तो आप क्या कीजिए, यूएस का शार्क टैंक देखना चालू कीजिए। जब वो वाला शार्क टैंक आपका खत्म हो जाए ना तो आप डेली रिचुअल बना लीजिए। आप ये मत कीजिए कि शार्क टैंक आ रहा है तो अब हम बिंज वॉच करेंगे और सारे के सारे सीजन हम अभी खत्म कर देंगे। नो,
आप सस्टेन्ड मोमेंटम लीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए। आप टीआरएस को आप है ना कुछ मत कीजिए, सिर्फ every day just see 15 minutes of TRS. I was the first angel investor in Joe Stocks. I tell schools कि ना आप हर दिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट जब आप अपना सेशन करते हो बच्चों के साथ, उनको एक जो स्टॉक दिखाओ। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है रणवीर भाई, जब आप किसी से मिलते हो या जब आप किसी की कहानी सुनते हो ना, यू गेट सो इंस्पायर्ड. The question is, what will keep your motivation sustained? The word here, the word of the day, in my opinion, is sustained motivation. And वो तब आएगा जब आप उसके साथ कुछ एक्शन लो. अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है ना, तो आप क्या करो, उस आइडिया के ऊपर अमल करो. छोटा आइडिया है तो नो कोड, और अगर बहुत महंगा वाला आइडिया है ना, तो अभी उसको मत करो जिसके लिए पैसा चाहिए. आप उससे छोटे आप अपने ना आइडियाज लिखो, उसमें से देखो कौन सा ऐसा आइडिया जिसके लिए आप सबसे ज्यादा पैशनेट हो, और उस आइडिया के अराउंड आप नो कोड पे जाओ. द गुड पार्ट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इतने स्टार्टअप्स हैं जो आपका आइडिया है ना विद इन 48 घंटे में आप अपना आइडिया हाइपोथेसिस चेक कर सकते हो. उसके बाद आप जाओ सड़कों पे और लोगों के पास जाओ, उसको बोलो और बेशर्म हो जाओ. आप जा जाके ना लोगों को बोलो, सर मेरे को थोड़ा टाइम दे सकते हो, और अपनी लेगेसी भूल जाओ. अगर आप IIT से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बाप के बच्चे हो, सब कुछ भूल जाओ, सड़क पे आ जाओ और लोगों को रिस्पेक्टफुली और ना सुनना सीखो. लोग बहुत बार कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी. उनको बोलो, सर मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, मेरे को आप बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, आप एक बच्चे की हेल्प करेंगे. स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन, स्टार्ट लिसनिंग टू नोस, स्टार्ट राइटिंग. क्लैरिटी जो पेपर पे आती है ना, स्टार्ट राइटिंग ऑन पेपर, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. एंड लास्टली, लर्न पब्लिक स्पीकिंग. द मोर आर्टिकुलेट, आप जितना बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे ना, उतना ही ज्यादा बेहतर आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट कर पाएंगे आपको ज्वाइन करने के लिए. So start learning public speaking and obviously AI. डॉक्टर रितेश मलिक सर, थैंक यू. जस्ट यही कहना चाहूंगा कि पॉडकास्ट पर लौट के आइए, मुझे खुद आपसे बहुत कुछ सीखना है. इट्स एन ऑनर ऑफ माय लाइफ टू इवन नो यू सर. थैंक यू. लाइकवाइज. मैं तो रणवीर, हमारे घर के अंदर, एंड दिस श्रुति माय वाइफ आल्सो नोज, हमारे घर के अंदर वी हैव दिस रिचुअल दैट वी वॉच योर पॉडकास्ट. एंड ऑब्वियसली हमने प्रियंका मैम का भी देखा, सोनाली मैम का भी देखा. वी हैव सीन all your podcasts. The good part with every podcast is you have the ability to take out things from people जो ना आपको और किसी podcast में वही same इंसान नहीं बोल रहा होगा. And that is an art. This is a service. You should think about this, that ये हर इंसान तक कैसे पहुंचे in a more formalized manner. Understood. That's the plan. Yes. I feel कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत अभी हुई है. Yes. अभी किताबें आएंगी, बिल्कुल. एप्स आएंगी. Let's Yes. see. That's the plan. Being guided by you, sir. No, So of course. Always. thank you again, sir. Thank you. Just अगली बार जब आप मुंबई में हो तो एक और एपिसोड Absolutely. रिकॉर्ड करेंगे. Done. थैंक यू सर. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. कैसा लगा? मैंने कहा था ना एंड तक देखो. ये एक इनफाइनाइट नॉलेज वाला एपिसोड है. बहुत कम एपिसोड्स होते हैं जहां हमें बहुत कम एडिटिंग करनी पड़ती है. जैसे ये कॉन्वर्सेशन हुई उसी तरह आपके सामने पेश कर दी हमने, ताकि आपको इनकी नॉलेज के बारे में कुछ तो पता चले. जिस तरह से अभिजीत चावड़ा सर हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और साइंस के एक्सपर्ट है, रितेश सर बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लाइफ के एक एक्सपर्ट हैं. आप हमें बताइए कि इनके साथ हमें और कैसे एपिसोड्स क्रिएट करने चाहिए. इनके लाइफ के इस फेज में ये मुझे खुद मेरी मेडिटेशन ऐप लेवल सुपरमाइंड में मेंटरिंग दे रहे हैं. इनके बहुत सारे इनपुट्स को हमने अप्लाई किया लेवल सुपरमाइंड में, और आई जस्ट होप कि आप लोगों ने भी मेरी खुद की ऐप चेक की है. इनका हाथ रहा है इस ऐप की जर्नी में. अगर ऐप आपने देखी नहीं है तो मैंने नीचे लिंक कर दिया. अगर आपको अपनी मेडिटेशन, योगा की जर्नी स्टार्ट करनी है तो इस ऐप को यूज कीजिए. जैसे रितेश सर ने कहा ना कि द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज हेल्थ. द चेस फॉर बेटर हेल्थ बिगिंस टुडे. और इसी बेटर हेल्थ की गाइडेंस हमने लेवल सुपरमाइंड में डाल दी है. हमें बस ये बताइए कि रितेश सर के साथ आपको और कैसे एपिसोड्स देखने, किन टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करना चाहिए इन्हें. एंड मेरी आखिरी रिक्वेस्ट आपके लिए ये है कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. TRS को ग्रोथ मिली है आपके थ्रू. सपोर्ट करते रहिए, और बहुत सारी नॉलेज हमें इंटरनेट पर अपलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि साथ में हम भारत को आगे लेके जाएं. जय हिंद.